अभी कुछ दिनों में यानी नवंबर 2026 के अंदर एएसआरबी नेट फिर से कंडक्ट किया जाएगा। यानी पिछले साल जैसे कि आप देख सकते हैं 2025 में भी एएसआरबी नेट हुआ, इस बार फिर 2026 में होने वाला है। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में आने लगा है कि एएसआरबी नेट इस साल क्वालिफाई करना है, लेकिन कैसे क्वालिफाई करना है और क्या इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कुछ 5 बातें हैं जो मुझे लगता है आपको क्रिस्टल क्लियरली दिमाग में होनी चाहिए अगर आप एएसआरबी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। वो क्या 5 बातें हैं, उन्हें वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे लगता है वो ये है कि यू शुड नो अबाउट दिस एग्जाम। यू शुड नो अबाउट दिस एग्जाम का मतलब ये है कि ये एग्जाम एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम है। इसमें आपको इधर-उधर की चीजें नहीं पढ़नी है। मतलब आपको, अगर आपने एमएससी के अंदर जो सब्जेक्ट लिया है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास अगर है, तो आप एएसआरबी नेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैंने सॉइल साइंस लिया है, तो एमएससी के दौरान मैंने सॉइल साइंस में क्या पढ़ा, मतलब सब्जेक्ट के अंदर जो अलग-अलग हमारे देखते हैं हम कोर्सेज होते हैं, उन्हीं के ऊपर कवरेज होना, हमारे सब्जेक्ट की जितनी पकड़ होगी, वही है मेन हमारा एएसआरबी नेट। यानी ये एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक गेम है। और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर ठप्पा मिल जाएगा कि आप एएसआरबी नेट क्वालिफाई तो कर चुके हैं। यानी प्री को ही क्वालिफाई करने से आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मतलब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो अगर आपने एएसआरबी नेट का प्री भी क्वालिफाई कर रखा है, तो दैट विल बी अ सर्टिफिकेशन कि आप एएसआरबी नेट के थ्रू आप देख सकते हैं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल तो है। अब वो यूनिवर्सिटी आपके अंदर क्या और देखना चाहती है, आपके पास और क्या रिक्वायरमेंट्स देखती है, वो भी एक अलग बात है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप एक नेट का क्राइटेरिया तो क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो। प्री जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको मौका मिलता है मेंस एग्जामिनेशन लिखने का, है ना। प्री के अंदर सब हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि 150 रहते हैं, है ना। तो जो प्री एग्जाम है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, जबकि मेंस के अंदर हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो वहां हमें लिखना होता है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम यानी 3 घंटे के अंदर बहुत सटीक और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ ये हमें मेंस एग्जामिनेशन लिखना होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं, अगर आप मेंस भी क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपको एआरएस यानी एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट जैसी पोस्ट के लिए जॉब मिलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मेंस और इंटरव्यू जो है वो एक तरह के हम स्पेसिफिक जॉब्स जो है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, चाहे हम कहें एआरएस यानी एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट है, या हम कहें एसटीओ यानी हम कैसे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है, तो इस तरह की पोस्ट के लिए ये एग्जाम होते हैं। मतलब ये मेंस एंड इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो आपको इन इंटरव्यू क्वालिफाई होने के हाथों हाथ बाद यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको जॉब ही मिलेगी सीधा। लेकिन सिर्फ प्री क्वालिफाई करने से जॉब नहीं मिलती है। ये आपको बस एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि हाँ एलिजिबल तो हैं, लेकिन अब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग-अलग यूनिवर्सिटी आपके अंदर क्या देखना चाहती हैं, वो क्या आपसे रिक्वायरमेंट रखती हैं, उसके बिहाफ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो यू शुड नो अबाउट दिस एग्जाम। ये एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम है और इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। ये ऐसा-ऐसा होगा तो ऐसा-ऐसा हमारे हाथ में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट में जितनी अच्छी पकड़ होगी, आप उतना बेहतर कर उतने आगे जा पाएँगे, राइट? तो ये पहला बात जो मुझे लगता है कि यू शुड नो अबाउट दिस एग्जाम। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड, यू शुड नो अबाउट द सिलेबस। आपके दिमाग में आया कि हाँ, ठीक है, अब 2026 में तो मैं फोड़ ही दूँगा। अब तो इस बार मैं प्री तो क्या, मेंस तो क्या, मैं इंटरव्यू भी निकालूँगा। तो आपको पहले, अगर अपनी जर्नी शुरू करनी है, तो आपको सबसे पहले एएसआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से कवर करना है। मतलब पहले एनालिस्ट करना है कि मुझे कौन-कौन से पार्ट्स को कवर करना है। तो सबसे पहले एनालिस्ट करें अपने सिलेबस को, या सीधा ही पीडीएफ डाउनलोड करके अपना स्पेसिफिक जो पोर्शन है सब्जेक्ट का, उसका प्रिंट आउट लें। कहने का मतलब ये हुआ, अपना सिलेबस देखें कि आपको पढ़ना क्या है। जब आप एमएससी में हैं या अगर आप पीएचडी में हैं, तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आपको पता तो है कि आपके सब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या प्रोपोर्शंस हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं सॉइल साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मुझे पता है कि सॉइल साइंस के अंदर अलग-अलग तरह की यूनिट्स हैं जिन्हें हमें कवर करना होता है। यानी सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल बायोलॉजी, सॉइल पेडोलॉजी, हम कहें सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज, है ना, या हम कहें और जो माइनर टॉपिक्स हैं, चाहे रेडियोलॉजी है, चाहे हम कहें स्टैटिस्टिक्स है, कई सारे डिफरेंट हम कह सकते हैं माइनर टॉपिक्स हैं। तो ये अलग-अलग यूनिट्स हैं जो मुझे कवर करनी होती हैं। तो ये एनालिस्ट करना होगा मुझे कि अच्छा, दिमाग को पहले बताना होगा कि भाई तुझे आने वाले वक़्त में कवर क्या-क्या करना है। आने वाला वक़्त यानी जो ये 5 महीने का
टाइम है ना? क्योंकि अगर मैं ये देखता हूँ आज अगर वीडियो अपलोड हो रहा है या आप जब भी देख रहे हैं, तो जो भी टाइम पीरियड है आपके पास, कितना वक़्त बचा है, तो अपने दिमाग को पहले बताएँ कि मुझे कवर क्या करना है। तो अगर आपके पास ये क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ये यूनिट्स कवर करनी है, तब आपके दिमाग में आएगा कि अब कहाँ से कवर करनी है ना? तो वहाँ हमारा रोल प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक्स। जैसा कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल सॉइल साइंस, तो सॉइल साइंस के लिए हम कई बार कहते हैं IEEE नाम की एक बुक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। तो वहाँ हम देख सकते हैं कि उस किताब के अंदर हमारे को एक बहुत बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलती है सॉइल साइंस की, जो कि अक्सर हमारे एग्जामिनेशंस के लिए हमें हेल्पफुल रहती है। चाहे वो ऐसी ICAR के एग्जाम्स हैं, चाहे एसआरबी नेट है, या कोई भी हम देख सकते हैं सॉइल साइंस से जुड़ा एग्जाम है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। वैसे ही मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग के हैं, एग्रोनॉमी के हैं, चाहे एंटेमोलॉजी के हैं, चाहे आप एक्सटेंशन के हैं, तो आपको एक पता है कि एक नहीं तो कुछ पर्टिकुलर बुक्स जो आपको कवर करनी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। उन्हें एक जगह रखें या उनकी पीडीएफ्स लेके आएँ, उन्हें कवर करने की कोशिश करें। कैसे कवर करना है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि हमें ये भी समझ आ गया कि अच्छा ये कुछ बुक्स हैं, जैसे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सुना है कि भई जो सिंह की जो बुक है ना? तो सिंह वाले की बुक है, चाहे फिर हम कह सकते हैं कि एंटोमोलॉजी के अंदर हम इंसेक्टा जैसी किताबों को देखते हैं, फिर बाद में हम देखें कि एग्रोनॉमी में रेड्डी एंड रेड्डी, एसआर रेड्डी हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आर हैविंग देयर स्पेसिफिक बुक्स, जो उन्हें कवर करना ज़रूरी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट किताबों को आप अपना फोकस रखें कि हाँ, मुझे इन किताबों से ये चीज़ कवर करनी है। कई स्टूडेंट्स देखते हैं कि स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर स्पेसिफिक किताब पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी की कोई अलग किताब पढ़ रहे हैं, फिर पेडोलॉजी के ऊपर की किताब अलग पढ़ रहे हैं। तो ये आपका एक्सीलेंस क्रिएट करता है। जब आप एक सब्जेक्ट की अलग कोई किताब पढ़ते हैं, तो आप उसका डेंस नॉलेज कवर करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब आप जितना ज़्यादा डेंस कवर करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर मेरे पास 5 महीने हैं, तो मैं सोच सकता हूँ कि अलग-अलग किताबों से इस चीज़ों को कवर कर सकूँ। या मैंने ऑलरेडी सब कुछ ना कुछ पहले पढ़ रखा है, तो मैं इस तरफ जा सकता हूँ कि अलग-अलग किताबों से और पढ़ूँ, तो मेरा नॉलेज और स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो वो पार्ट जो है वो हमारा आता है किसके अंदर, अलग-अलग किताबों को अलग-अलग यूनिट्स के लिए यूज़ करना, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास वक़्त कम है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास 3 महीने ही हैं, मेरे पास 2 महीने ही हैं, तो आप फिर मूव कर सकते हैं उन प्रोपोर्शन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन मैं कहूँ सॉइल साइंस, तो सॉइल साइंस के लिए सॉइल साइंस ट्रीटाइस जैसी किताब जो है वो बहुत बेहतरीन किताब है। एक छोटी-सी किताब जिसके अंदर बहुत अ, प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो कि स्पेसिफिकली किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी किताबों के ऊपर फोकस किया जा सकता है कि हम देखें कि इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन क्या है उसके ऊपर। तो डिपेंड करता है कि आपके पास वक़्त कितना है। उस अकॉर्डिंग आप अपनी किताबों को चुनेंगे और उस हिसाब से आप अपने आगे बढ़ेंगे। तो ये एक टेक्स्ट बुक्स है। अब इन्हें कवर कैसे करना है? इनका क्या प्लान हो सकता है? सर्टिफ़िकेट क्या हमारे पास अप्रोच हो सकती है जिससे हम इस रास्ते से गुज़रें, इस सिलेबस को कवर कर सकें, है ना? तो वो हमारे पास आता है हैव अ सस्टेनेबल प्लान। एक ऐसा प्लान अपने दिमाग में क्लियर कट क्रिएट करें कि मुझे आने वाले वक़्त में ऐसा-ऐसा स्टेप्स करने हैं, तब जाके मैं ये एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाऊँगा। तो उसके अंदर सबसे पहली बात अपना टाइम पीरियड देखें कि आपके पास कितना वक़्त है। मेरे अगर आज इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मुझे लगता है मेरे पास सामने 5 महीने हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर आएगा, तो हम कह सकते हैं लगभग 5 महीने हैं, जो कि बहुत बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। इन 5 महीनों में रोज़ अगर हम 3 से 4 से 5 है ना, 4 से 5 घंटे भी अगर रेगुलर अपनी स्टडीज़ रखते हैं, तो फॉर श्योर ये एग्ज़ाम क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ 5 महीने, अगर ना हो आपके पास 3 महीने, आपके पास 2 महीने हैं, तो जो भी हो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से अपना देखें। अगर आपके पास वक़्त कम है तो पर डे आपको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशंस कैसी है। आप इन सर्विस स्टूडेंट हैं, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, या आप किस सिचुएशन में हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितना वक़्त दे सकें। तो स्ट्रिक्टली यू हैव टू मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। टाइम मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट का मैं हमेशा कई बार ये मेंशन करता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप चीज़ों को लिखें, हाथ से लिखें, एक डायरी या एक कोई ऐसी जगह कॉपी छोटी जो भी हो जहाँ पे आप आसानी से लिख पाते हैं रोज़ कि मुझे अगले दिन करना क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्रेक करें इस टाइम पीरियड को। जैसे मैंने कहा 5 मंथ 5 महीने अगर मेरे पास है तो मैं उन्हें तोड़ूँगा कि अलग-अलग हर वीक का एक प्लान होना चाहिए। मेरे को इस हफ्ते मैंने अगर दिमाग में रख रखा है कि मैं सॉइल फिजिक्स को कवर करूँगा, या सॉइल फिजिक्स के पर्टिकुलर लेट्स से 3 टॉपिक्स कवर करूँगा, तो वो 3 टॉपिक मैं इस वीक में कैसे कवर करूँगा, ये दिमाग को मुझे बताना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ, और 1 वीक के अंदर क्या करना है तो उसको भी और हम तोड़ दें तो अगले दिन क्या करना है। तो मैं रात को सोने से पहले ये चीज़ लिखता हूँ,
कि मुझे क्या करना है अगले दिन। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने लिखा है बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले ये लिखना कि मुझे कल क्या करना है। आप मानेंगे नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दिमाग को ये एक रात सोने से पहले ही जब हम बता दें कि मुझे कल ये करना है, तो आप सच मानिए, विश्वास कीजिए, आपका दिमाग सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली तो हमें रखना ही है दिमाग में, सबकॉन्शियसली इस तरह से एक्ट करने लगता है कि हमें उस डायरेक्शन में हम अपना वर्क फ्लो करते हैं। हमें अपने आप इस बात का अंदाज़ा होने लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो इसका मतलब आपके दिमाग को पहले बताएँ, है ना? ये वही बात है, अगर आप एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं तो पहले ही एक रात सोने से पहले अपने जूतों को एक जगह रख दें, अपने पानी की बॉटल भर के रख सकते हैं। आप कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो के रख सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें अगर करके सोओगे ना, तो अगले दिन वर्कआउट करना या वर्कआउट पे जाना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि हाँ, मुझे ये करना है सोने से पहले ही। अब सुबह उठते हैं, अरे भाग-दौड़ में ज़िंदगी शुरू हो जाती है, तो वो एक चीज़ अच्छी नहीं है। आपके दिमाग को उठने से पहले ही पता है इस बात को कि मुझे करना क्या है। तो इसका मतलब एक रात सोने से पहले आपको इस बात की क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस दिन में क्या-क्या करना है। अब मैं वो कैसे करूँगा, इसको भी तोड़ सकते हैं कि एक दिन में भी कहाँ-कहाँ, किस वक़्त क्या करना है, ये आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन इस चीज़ को यहाँ तक तोड़ के बताना मुझे लगता है मेरा फर्ज़ था, तो मैंने आपको बताया कि बिफ़ोर स्लीपिंग आपको इस चीज़ को लिख लेना चाहिए कि मुझे करना क्या है। फिर आपके पास अगर ये पर वीक अगर आप इस तरह से कवर करते हैं कि मैंने इस हफ़्ते ये चीज़ कवर करी है, तो संडेज़ को या किसी पर्टिकुलर डे पर आप देखें कि उसकी प्रैक्टिस कर सकें हम। अब प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है एएसआरबी नेट का सबसे क्लोज़ेस्ट सोर्स जो है, सबसे पास में अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं ना, तो कोई किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जगह सबसे पहले प्राइमरी फोकस करिए आप पीवाईक्यूज़ के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप कहेंगे कि एएसआरबी नेट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देता ही नहीं है, तो अब क्या करें? तो आप देखिए आईसीएआर के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें। अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी पीवाईक्यूज़ आपको आराम से मिल जाएँगे, जेआरएफ के, एसआरएफ के, है ना? एटलीस्ट जेआरएफ के एग्ज़ामिनेशंस पिछले 5 सालों के, अगेन मैं कह रहा हूँ, पिछले 5 साल के आईसीएआर के एग्ज़ाम्स के भी अगर आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो आई एम टेलिंग यू दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। आप कहेंगे कि ये तो आईसी या जेआरएफ का एग्जाम है, हम तैयारी कर रहे हैं एएसआरबी नेट की। अरे नहीं, तुम सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। एएसआरबी को ऐसे देखो ही मत कि कोई अलग एग्जाम है, सब्जेक्ट का ही तो एग्जाम है। आईसीआर के एग्जाम में भी तो सब्जेक्ट का ही तो क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैंने इस हफ्ते तैयारी करी थी सॉइल फिजिक्स की, तो मैं सिर्फ सॉइल फिजिक्स के क्वेश्चंस ढूंढूंगा 2025 के पेपर में, 2024 के पेपर में, 2023 के पेपर में। इस तरह से पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें। दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर श्योर। क्योंकि आप देखेंगे एएसआरबी नेट में भी आईसीआर के जैसे ही सवाल आने लगे हैं। स्टेटमेंट्स के सवाल आते हैं, एसेशन रीजंस के सवाल आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं। अब वो टाइम गया जहां वन लाइनर्स क्वेश्चन आते थे। नहीं नहीं भैया, अब क्वेश्चंस जो है अच्छे आने लगे हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स इज पीवाईक्यू। उसके बाद आती हैं अलग-अलग प्रैक्टिस बुक्स। आप ग्लिम्पसेस ऑफ, जैसे कि अगर सॉइल साइंस के लिए हम कहें, ग्लिम्पसेस ऑफ सॉइल साइंस, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पीवाईक्यू पे फोकस करना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एंटोमोलॉजी के हैं, किसी भी के हैं, तो अलग-अलग यूनिट्स को उस एग्ज़ाम के अंदर ढूँढें कि अच्छा, इस मैंने आज ये यूनिट कवर करी है, तो इसके क्वेश्चंस कहाँ हैं? तो वो कवर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं ये पोर्शन जो है आपका कि हैव अ सस्टेनेबल प्लान। सस्टेनेबल शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ऐसा नहीं कि आज तो मैं 10 घंटे पढ़ दिया, अगले दिन मैं 4 घंटे भी नहीं पढ़ पाया। नहीं, अपने दिमाग को समझाएँ कि मैं रोज़ एटलीस्ट 4 घंटे, 5 घंटे दूँगा, एज़ पर योर टाइम पीरियड। अगर मेरे पास 5 घंटे हैं, अगर आपको लगता है कि भैया हमारे पास तो 1 महीना ही बचा है, तो आपको 6-6 घंटे की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। दिन में अपना वक़्त इस तरफ से मैनेज करना होगा कि आप वो कर सकें। और विश्वास मानिए, ये सब हो सकता है अगर आप एक रात सोने से पहले ही अपने दिमाग को बताएँ कि देखो भैया, कल ये किया जा सकता है। और बहुत छोटा टाइम पीरियड ही है, 5 महीने, दम लगा के कोशिश करोगे तो आसानी से ये सारी भी नेट ना सिर्फ क्वालीफाई कर पाएँगे आप, बल्कि मेंस भी लिख पाएँगे आप। और अगर मेंस के लिए भी अच्छी स्ट्रैटेजी है हमारे पास, तो हम इंटरव्यू तक भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये था हमारा एक सस्टेनेबल प्लान। चौथा एक माइनर पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किन के सराउंडिंग्स में हैं, है ना? आपके कलीग्स क्या, आप इन सर्विस स्टूडेंट हैं, आपके कलीग्स क्या हैं, आपका वर्क फ्लो क्या है ना? अपना दिमाग को इस एनवायरनमेंट में रखें। कोई एक आध इंसान तो ऐसा हो जिससे आप डिस्कस कर सकें, उसको आप बता सकें कि यार मैंने आज ये कवर किया है, तू तू क्या कवर कर रहा है? उससे टच में रहें, उससे बात कर सकते हैं आप, है ना? उससे आप कोई टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, उससे आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आधे घंटे का सेशन,
मैं यहाँ लिखता हूँ जब आधे घंटे का, और आप मेरी बात सुन के आधे घंटे बात करते भी हैं अगर किसी इंसान से, तो वो ऑटोमेटिकली 45 मिनट से 1 घंटा चला जाएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं, ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर्स, है ना? हमें सोशलाइज़ होना पड़ेगा, हम कमरों से नहीं निकलेंगे, हम धूप नहीं देखेंगे, हम एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएँगे, अरे तो डिप्रेशन आएगा ही ना भैया। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से इसके कारण क्या है कि हमारा रूटीन खराब हो रहा है। तो अगर हम 4 लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनका दुःख जानते हैं, अपना दुःख उन्हें कुछ बता पाते हैं, तो यही तो है हमारा ह्यूमन नेचर। हम सोशल क्रिएचर्स हैं। अगर हम मुझे ऐसा लगता है, अगर हम साधु संत नहीं बन रहे हैं और अगर हम इस तरह से सोशलाइज़ होते हैं, तभी तो हम क्या कर पाते हैं, अपना मेंटल स्टेटस ठीक रख पाएँगे। मेंटल स्टेटस ठीक रख पाएँगे, अब किसी और का स्टेटस जान पाएँगे कि भाई तू क्या पढ़ रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, साथ मिलके करेंगे, है ना? कॉम्पिटिटर तो हैं ही, लेकिन अगर आप कोलैबोरेट करेंगे, तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे, ऐसा मुझे लगता है। कोलैबोरेट करना मतलब साथ में जुड़कर किसी के साथ चलेंगे, डिस्कशंस करेंगे, तो आपका दिमाग चीज़ों को पकड़ पाएगा, कॉन्सेप्ट एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे आप, है ना? फैक्ट्स को ज़्यादा याद रख पाएँगे अगर आप किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो, है ना? जैसे इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर ये चीज़ हुई थी, अगर आप किसी को बताएँगे, तो बात करेंगे, तो शायद आप ज़्यादा बेहतर रूप से उसे याद कर पाएँगे। तो ये था, मुझे लगता है, आपका एक इनडायरेक्ट अप्रोच, जो सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई नहीं, ये दायरा भी बहुत ज़रूरी है ना? जिसके अंदर मुझे लगता है आपका एक्सरसाइज़ करना, आपके 4 लोगों से बात करना, आपका खुश रहना, ये सारे फैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है ना? तो उदासी भरी, मरी-मरी ज़िंदगी नहीं जीनी है, मज़े के अंदर इस चीज़ों को कवर करना है। और लास्ट में मैंने कई सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा रखे हैं 5th स्टेप के अंदर, 5वीं बात के अंदर। इसका मतलब क्या है? 5वीं बात का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल है कि क्या हमें कोर्स खरीदना चाहिए? क्या हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हम कोर्स खरीद लें, तो हमारा भला हो पाएगा क्या? देखो 16 आने सच बात ये है कि बिना कोर्स खरीदे भी कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एएसआईबी नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, एसआरएफ हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, क्वालीफ़ाई किया जा सकता है। ये बात में कोई दो राय नहीं है। डिपेंड करता है आप में कितना दम है। आपको अपना स्टेटस पता होना चाहिए, क्या मैं सेल्फ डिसिप्लिन रख पाता हूँ, डिसिप्लिन रख पाता हूँ? क्या मैं फ़ोकस कर पाता हूँ? क्या मैं जो प्लान बनाता हूँ, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली वर्क कर पाता हूँ? अगर ये चीज़ें आप विश्वास रखते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली आपको दिमाग में लगेगा कि यार मुझे कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे डायरेक्शंस की ज़रूरत है, मुझे कोई हफ़्ते में एटलीस्ट एक बार मैं किसी इंसान से बात कर सकूँ, मैं जिससे मतलब एज़ अ मेंटर की ज़रूरत हो, जो आपको बताए कि आपको ये कवर करना है, आपको माहौल की ज़रूरत पड़ती है, है ना? तब वहाँ रोल प्ले करता है कोर्सेज़। तब वहाँ पिक्चर आती है कुछ ऐसे पर्टिकुलर ऐप्स की, जहाँ पे आपको ये कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं। आई होप आप जानते हैं कि आईआरए वाला जो है वो कई सारे इम्पोर्टेंट हम देख सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्सेज़ अवेलेबल करवा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कई सारे देखते हैं कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कहता कि हाथों-हाथ जाओ, उन्हें अपने सब्जेक्ट के कोर्स को खरीद लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। पहले ज़रूर कहूँगा कि आपका अपना सेल्फ एनालिसिस करें। आप देखें आप किस स्टेटस पे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगे कि आपको एक ऐसा डायरेक्शन चाहिए, आपको लगता है कि जिसके अंदर आप रोज़ देख सकें कि और भी स्टूडेंट्स किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स में एनरोल करते हैं। तो आप देख पाते हैं कि अच्छा क्या सीन चल रहा है, इतने सारे लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, लोगों का क्या अप्रोच है। आप लोगों किस हद तक अपने सब्जेक्ट को पकड़ बना चुके हैं, है ना? मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। कई सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आती हैं जब आप कोर्स खरीदते हैं। अगेन जैसा कि मैंने बात शुरू की थी कि कोर्स खरीदे बिना भी एग्ज़ाम क्वालीफाई होते हैं। लेकिन जब आप कोर्स खरीद लेते हैं तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है जो कि आपको उस मतलब उस पर्टिकुलर रास्ता दिखाती है कि अगर ये आप रास्ते पे चलते रहेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्वालीफाई करने के। ठीक है? तो ये चौथा पॉइंट है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन, सॉरी, जो 5वां पॉइंट है, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आप खुद पे कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू द एएसआरबी नेट, और नॉट जस्ट द एएसआरबी नेट, आप कोई भी एग्ज़ाम देखिए, एटलीस्ट ये 4 या 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप समेटते हुए अगर इनको पकड़ बना लेते हैं, तो आई एम रियली श्योर ना सिर्फ एएसआरबी नेट, कोई भी एग्ज़ामिनेशन आप दे सकते हैं। क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ हमारी मेहनत है। जितनी अच्छी मेहनत, उतना अच्छे रिज़ल्ट्स। तो ये था आज का सेशन। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, आपको कुछ और दिमाग में आ रही हो बात, आपको लगे कि कोई और बात बतानी चाहिए थी यहाँ पे, किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक हो आपका, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आई थिंक आपको और चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।